Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid. Today I am going to teach you the fourth lecture of inflation. Inflation का fourth lecture हम आज आपको provide करेंगे, right? आपको पता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ 2 मार्क्स आपको आ जाएगा। ये एफए के सिलेबस में भी है, ये सबके सिलेबस में भी इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। स्पेशली इन्होंने मेंशन नहीं किया है सिलेबस में एफए, मतलब एफए के सिलेबस में इन्फ्लेशन उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट ये इंपॉर्टेंट है किस परस्पेक्टिव, क्योंकि जनरल जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं इकोनॉमिक्स के, वहाँ पर इस इन्फ्लेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस फाइनेंस में मेंशन किया हुआ, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर में मेंशन किया, जेएसए में इसको मेंशन किया, केस में तो होता ही है ये। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ इन्फ्लेशन को अच्छे तरीके से पढ़ो। आज फोर्थ लेक्चर है हमारा इन्फ्लेशन के रिलेटेड। हम आराम से पढ़ने, चीज़ों को समझना है। जिसने अभी तक WS Academy डाउनलोड नहीं किया वो गूगल स्टोर पे जाके WS Academy को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको सर्च करना है, वही सर्च अकेडमी या WS Academy आपको निकल जाएगा। आप सब लोगों को पता है कि हमने केस का सेकंड बैच स्टार्ट किया हुआ स्टूडेंट्स की डिमांड पे। इसमें रजिस्ट्रेशन जो आपको पता है ये 1000 रुपीज़ है, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है। इसलिए कि जो टेक्निकल चार्जेस हमें लगते हैं, जो हम ऐप के थ्रू ये करते हैं, वो वहाँ पर ये चार्जेस जो है स्पेंड होते हैं। और बाकी जो आपके नोट्स होते हैं उनको एडिटिंग करना, जो टेक्निकल असिस्टेंट होता है उसको, मतलब वो इसको सब कुछ देखता है, बैक एंड पे जो भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम ये जो ऐप चार्जेस होते हैं इस तरीके से खर्च हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की है। इसका लास्ट डेट मैंने लिखा है यहाँ पर 22 जून है, 22 जून। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है। जिसको रजिस्ट्रेशन करने वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये कोर्स आपको इसमें आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी मिलता है, इसमें आपको केस का तो मिल ही जाता है, और इसमें आपको जो आपका जम्मू कश्मीर SI पुलिस का जो खासकर जो रिक्रूटमेंट होने वाले हैं कुछ दिनों में आ सकता है, जिस हिसाब से गवर्नर ने ट्वीट किया था। तो आप ये कर सकते हो, तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो फुल फ्लेज तरीके से, आपको कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा हमने एक अनाउंसमेंट और किया स्टूडेंट्स की डिमांड पे, दैट कि जो पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस जो है उसको कवर किया जाए, ठीक है। इसको भी हम ऐप के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ से हम एक ऐप के थ्रू क्या होता है ना, एक स्ट्रीम लाइन हम प्रेपरेशन करवा देते हैं, एक प्रॉपर तरीके से एक टाइम टेबल के हिसाब से हम प्रेपरेशन करवा देते हैं, क्योंकि इसमें पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल रहता है किस टाइम आपको कौन सी PDF की ज़रूरत होती है, सो दैट जो सिंसियर बच्चे होते हैं, जो हम ये बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से जब उनको हम एक ऐप के थ्रू करवाते हैं तो पता चल रहा है कि उनकी कंसिस्टेंसी एक ऑर्डर में पढ़ते हैं, और फिर वो उसी ऑर्डर के साथ साथ सिलेक्शन जो है प्रेपरेशन करते रहते हैं। फिर वो रेंडमली यूट्यूब पे इधर उधर जाकर लेक्चर्स नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर ही उनको एक स्ट्रीम में मिल जाता है। इसमें हमने रखा है 599, जो एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ये फ्री है। मैं फिर से रिपीट करूँ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी है आपको, जो कि टेक्निकल चार्ज और जो आपके नोट्स में स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्वालिटी नोट्स देते हैं और वो नोट्स बाहर नहीं आते हैं, मतलब वो नोट्स और किसी को शेयर नहीं होगा। वो नोट्स सिर्फ और सिर्फ जो इसके साथ जुड़ जाते हैं उस रजिस्ट्रेशन के साथ, उन्हीं को वो नोट्स मिलते हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें कंपाइल्ड PDFs भी प्रोवाइड करते हैं, और इनमें हम एक्स्ट्रा गाइडेंस भी हम टाइम टू टाइम लाइव सेशन ले लेते हैं ऐप के थ्रू और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसका डेट जो है दैट इज़ 25 को लास्ट डेट है इसको, लेकिन शायद उस 25 से ही हम क्लोज करेंगे, क्योंकि जो जितना हमने रजिस्ट्रेशन इसको रखा था कि कितने कैंडिडेट्स आने चाहिए, वो शायद कल 1-2 दिन तक शायद क्लोज हो जाएगा, फिर हम उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हमने रखा है ऑफिशियली 25, लेकिन अगर पहले ही क्लोज हो गए, जो हमने सीट्स इसमें लिमिटेड सीट्स रखी है, तो उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करेंगे। तो 25 से या उसके बाद हम जल्दी ही क्लासेस के स्टार्ट करेंगे। उन बच्चों की तैयारी एक फुल फ्लैज तरीके से होगा। आपने देखा होगा उर्दू भी हम पढ़ा रहे हैं इस ऐप में, क्योंकि सबसे बेस्ट बात जो है, जो हम उर्दू पढ़ाएंगे, जो हम ऐप के थ्रू उर्दू आपको पढ़ाएंगे, वो एक अलग लेवल का उर्दू होगा। और आप यहाँ पर भी देखते हो हम किस तरीके से उर्दू पढ़ाते हैं। ऐप में आपको प्रैक्टिस हम करवाएंगे, लिखने की प्रैक्टिस और पढ़ने की प्रैक्टिस, और किसके सोर्स से पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है वो हम आपको ऐप के थ्रू हम करवाएंगे, ठीक है। तो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कर लो, आपको फ़ायदा होगा। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द, हम क्या कर रहे हैं स्टार्ट, इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने बताया था कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन के लिए, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हाँ ये तो ठीक है, मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन मैंने जनरली बात की थी कि WPI मेथड, जिसको बोलते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स मेथड, WPI मेथड जो मैंने आपको
बताया था कि किस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला था आपको, जो बेस ऑफ कैलकुलेशन है वो WPI मेथड और CPI मेथड। इसमें मैंने नंबर ऑफ आइटम्स आपको बताया था कौन कौन से लिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था जो 2004 और 2005 बेस ईयर जो लिया गया था उसके हिसाब से 676 आइटम्स को लिया जाता था, लेकिन उसमें क्या करते थे, प्राइमरी आर्टिकल्स 20%, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल 65% और फ्यूल आर्टिकल्स 15% लिया जाता था। तो टोटल एज फॉर 2004-2005 WPI के हिसाब से 676 आइटम्स को लिया जाता है। उसके बाद जो है, उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको WPI जो है उसको कैलकुलेट कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बोला कि WPI को कैलकुलेट किया जाता है मंथली बेसिस पे, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद बेस ईयर 2004-2005 को चेंज किया गया कहाँ, 2011-2012 और इसको इफेक्ट में लाया गया 2017 में। उसके बाद मैंने बोला नंबर ऑफ आइटम्स को इंक्रीज किया गया था 676 से लेकर कहाँ तक 697 नंबर ऑफ आइटम्स को इंक्रीज किया गया, और इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट्स को 22%, मैन्युफैक्चरिंग को 64 और फ्यूल को 14% जब बेस ईयर चेंज किया गया था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड और फ्रूट्स को भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये नया एक लाइफस्टाइल बन गया लोगों का कि वो फ्रूट्स का भी यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स में कुछ आइटम्स को आउटडेटेड माना गया है, आउटडेटेड गुड्स माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेटर की बात की थी आपको, क्योंकि आजकल के टाइम पे कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता, क्योंकि आज मोबाइल फोन्स में कैलकुलेटर होता है। दूसरी बात जो होता है, मैंने रेडियो की एक एग्जांपल दी थी, क्योंकि रेडियो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि आज मोबाइल फोन में आप रेडियो सुन पाते हो। तो दैट मीन्स उन आउटडेटेड चीज़ों को क्या किया गया, इनको इसमें से क्या किया गया, रिप्लेस किया गया है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर को फ़ोन से रिप्लेस किया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनसे हम इसको बता सकते हैं क्यों इसको किया गया। फिर मैंने आपको बोला था डिपेंडेंस किस पे ज़्यादा है, मैंने आपको बोला था मैन्युफैक्चरिंग पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है, उसके बाद प्राइमरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद फ्यूल्स के बाद फ्यूल्स। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर अगर आपने तो बताया यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में 64% है और प्राइमरी प्रोडक्ट्स में 22 और 14 किस में होता है, फ्यूल्स में। तो प्राइमरी सॉरी सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद फ्यूल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने बोला था WPI के क्रिटिसिज्म भी मैंने किया था। क्रिटिसिज्म मैंने क्यों किया, मतलब इसके लिमिटेशन मैंने बताई कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो यहाँ पर हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते इन्फ्लेशन का। इसको तो हम करते हैं यूज़ इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, लेकिन एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर क्यों यूज़ किया जाता है, और दूसरी बात यह है कि इसमें सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आपको चीज़ों को किस तरीके से याद रखना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान रखोगे, मैंने प्राइमरी बोला था, मैन्युफैक्चरिंग बोला था और फ्यूल्स बोला था, मैंने सर्विसेज इंक्लूड किया ही नहीं इसमें। तो दैट मीन्स ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि WPI इंडेक्स में एक लिमिटेशन से इसमें प्राइमरी सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड, सॉरी इसको सर्विसेज सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया, हो गया ये वाला। अच्छा, फिर ये तो बताओ सर कि गवर्नमेंट क्या करता है। गवर्नमेंट जो होता है जब भी वो पॉलिसीज़ बनाता है वो WPI मेथड को यूज़ करता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आज का टॉपिक जो हमारा दैट इज CPI, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बीच में मैं भूल गया हूँ आपको, मैं आपको डेली बेस पे लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। इकोनॉमिक्स की सीरीज हमें 1-1.5 महीना अच्छे तरीके से चलेगी, सही ढंग से हर एक पोर्शन में कंप्लीट करके दूंगा। और इकोलॉजी एनवायरनमेंट चल रहा है, GS जो आपका है वो भी मैं कंप्लीट करके दूंगा, टेंशन मतलब अभी आपके पास टाइम है। मैं जानबूझकर इसको थोड़ा डिले कर रहा हूँ, क्योंकि जब एग्जाम आपका नज़दीक आएगा ना, उसमें फ्लो आपको रखना है मेरे साथ मैं आपको लाइव ये मैराथन सेशन भी लेकर आऊँगा। तब तक केस का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। फिर आपके साथ 1-1.5 महीना हम स्पेंड करेंगे सही से फ्री में, और आपका मैराथन सेशन लेकर आएंगे, MCQs लेकर आएंगे, डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करेंगे, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन कंसिडरेशन 2 सेट्स ऑफ इंडिसेस। यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ इंडिसेस लिया जाता है। एक है CPI, देखो मैंने लिखा है CPI, ब्रैकेट में लिखा मैंने AL, याद रखना AL। उसके बाद CPI RW, CPI IW। AL का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, AL का मतलब होता है एग्रीकल्चरल लेबर की मैंने बात की, CPI RW का मतलब रूरल वर्कर्स की मैंने बात की, CPI IW का मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स मैंने बात की। मैंने एग्रीकल्चर वर्कर्स, रूरल वर्कर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को हमने यहाँ पर कंसिडर किया गया है। ये हो गया एक सेट ऑफ इंडिसेस, जो कि पहले किया जाता था ओल्ड इंडिसेस। लेकिन न्यू इंडिसेस में देखो चेंज क्या किया गया, न्यू इंडिसेस किसके हिसाब से, बेस या 2011-2012 में किया गया। इसमें CPI अर्बन कन्वर्ट किया गया, CPI रूरल और CPI कंबाइंड किया गया। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, क्यों न्यू इंडिसेस CPI में लिया गया है, क्या था ओल्ड में, वो हम जानेंगे यहाँ पर।
ओल्ड इंडिसेस वेर कैलकुलेटेड बाय लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ओल्ड बेसिस था किसका, जो ओल्ड इंडिसेस था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, तो उसको हम उसको कैलकुलेट कौन करता था, आपको बोलना है उसको सर कैलकुलेट करता था लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। लेकिन न्यू इंडिसेस आर कैलकुलेट बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया 2-3 एग्जाम्स में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। एक तो पूछा गया है WPI जो है उसको कौन कैलकुलेट करता है, जैसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद ये भी पूछा जाता है CPI को कैलकुलेट कौन करता है, लेकिन आपको न्यू इंडिसेस के हिसाब से बोलना है, आपको बोलना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो है न्यू इंडिसेस को कैलकुलेट किया जाता है बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये आपको याद रखना है। दोनों इंडिसेस, बोथ इंडिसेस आर बीइंग कैलकुलेट एट प्रेजेंट, लेकिन एट प्रेजेंट जो है दोनों इंडिसेस को कैलकुलेट किया जाता है। दोनों इंडिसेस के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। किसकी कैलकुलेशन सर, इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन, इन्फ्लेशन को मेजर करना। ओल्ड इंडिसेस वर नॉट कैलकुलेटिंग द बर्डन ऑफ द अनएम्प्लॉयड कंज्यूमर्स, ठीक है, जो बर्डन होता था ओल्ड इंडिसेस में, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड जो कंज्यूमर्स थे, ठीक है, वो कंज्यूमर जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थे, वो बिल्कुल ओल्ड इंडिस में हम उनको इंक्लूड ही नहीं कर पाते, उसका और बर्डन जो था वो इन ओल्ड इंडिस में हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन न्यू इंडिसेस आर मोर इंक्लूसिव, ये जो है इंक्लूसिव है, टेकिंग इनटू अकाउंट वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कंज्यूमर्स, मतलब एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड को भी अनएम्प्लॉयड को भी कंसिडर किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि न्यू इंडिसेस और ओल्ड इंडिस में डिफरेंस क्या, आपको बोलना है सर न्यू इंडिस ओल्ड इंडिस में क्या था, वहां पर सिर्फ जो वर्कर जो थे, जो एम्प्लॉयड होते थे उनको कंसिडरेशन में लिया जाता था, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड होते थे, अनएम्प्लॉयड कंज्यूमर्स, उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता था। उसके बाद आप बताओगे सर अच्छा फिर न्यू इंडिस में क्या होता है, इन न्यू इंडिस में दोनों को इंक्लूड किया जाता है, ये मोर इंक्लूसिव है, इसमें दोनों को इंक्लूड किया जाता है, एक वर्कर्स को भी और नॉन वर्किंग कंज्यूमर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। ओल्ड इंडिसेस आर यूज्ड बाय पे कमीशन, ठीक है, यूज CPI IW, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओल्ड इंडिसेस को यूज कौन करता है, आपको बोलना है यूज्ड बाय पे कमीशन, जो पे कमीशन है वो ओल्ड इंडिसेस को यूज करता है। यहां पर जो होता है यूजर्स कौन होते हैं, आपको बोलना है सर यहां पर यूजर्स होते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स, याद रखना इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये आपको नॉलेज कहीं पर नहीं मिलेगी, जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये कंटेंट दे रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, क्योंकि ये कंटेंट जो इस पर बहुत ज्यादा मेहनत लगी हुई है, ठीक है, इसलिए इसको मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं। उसके बाद देखेंगे, अच्छा सर ये तो बताओ, ठीक है, जैसे यहां पर हम बात करते हैं न्यू इंडिसेस की, अगर बात करेंगे यहां पर प्राइमरी आर्टिकल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, फ्यूल आर्टिकल, जो कि किस में था, जो कि WPI में भी देखने को मिला था। लेकिन WPI में मैंने एक ड्रॉबैक बोला था मैंने आपको, वो क्या था, आप बोलोगे सर आपने बताया उसमें सर्विस सेक्टर नहीं लिया जाता था, एग्जैक्टली वहां पर सर्विस को इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन अगर यहां पर देखोगे CPI में ये सर्विसेज लिया जाता है। अगर आपको मेंस में आंसर लिखना होगा, अगर आपको प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेटमेंट बेस में, या अगर आपको मेंस लेवल पे आंसर लिखा होगा, तो आप इस दोनों को मेंशन कर सकते हो कि इन CPI मेथड सर्विस आर आल्सो इंक्लूडेड इन CPI मेथड, बट इन WPI मेथड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन WPI मेथड। आ रही बात समझ, तो ये आप यहां पर याद रखते हो, सबसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, फ्यूल भी और सर्विस सेक्टर को भी लिया जाता है। RBI याद रखना, RBI देखो मैंने बोला था गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मैंने गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की, वो किस लिए, वो क्या करते, किसका यूज करते हैं, आपको WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन जब मैं बोलता हूं RBI की बात करता हूं, तो आप याद रखना RBI जो होता है CPI मेथड का यूज करता है। तो RBI यूजेस CPI न्यू इंडिसेस टू फ्रेम द मॉनेटरी पॉलिसी। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक है गवर्नमेंट पॉलिसी को बनाने के लिए गवर्नमेंट यूज करता है WPI मेथड, ठीक है, WPI मेथड, और जो RBI जो होता है वो किसका यूज करता है, आपको बोलना है CPI मेथड। लेकिन CPI का कौन सा वाला, आपको बोलना न्यू इंडिसेस वाला, ठीक है। बेस ईयर जो है 2012 मैंने आपको बोला था बेस ईयर 2012 लिया जाता है, CPI में याद रखना बेस ईयर 2012 लिया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में बेस ईयर क्या लिया जाता है, 2011 से लेकर 2012। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, बेस ईयर बताओ CPI का या WPI का। आपको आज ही क्वेश्चन इसके लगाने, नेट पे ढूंढो, कहीं पर भी ढूंढो, क्वेश्चन आज ही लगा लो, ठीक है। उसके बाद न्यू इंडिसेस एडवांटेजेस क्या है, मुझे बताओ कि ये तो बताओ कि न्यू इंडिसेस जो है इसके क्या क्या एडवांटेज। आपको बोला ये मोर इंक्लूसिव है, मैंने अभी बोला मोर इंक्लूसिव मतलब यहाँ पर वर्कर्स को भी लिया जाता है और अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को भी लिया जाता है। उसके बाद मोर कंज्यूमर बेस, ठीक है, ये कंज्यूमर बेस के ओरिएंटेड है, और सर्विस सेक्टर को ऐड किया जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है, अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो आंसर राइटिंग में कि न्यू इंडिसेस में क्या किया जाता है। न्यू इंडिस में ये एडवांटेज है, एक तो इंक्लूसिव है, इसमें वर्कर्स को, अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को भी कंसिडरेशन में लिया जाता है जब भी हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ठीक है, तो दैट मींस आप बोलते हैं ना कि सर इन्फ्लेशन होता है तो जो गरीब तबका होता है, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं या वर्कर जो होते हैं,
हैं, जिनके पास काम नहीं होता है, वो क्या करेंगे? तो उनको तो इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन से। नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ता उनके ऊपर, क्योंकि ये जब इन्फ्लेशन होता है ना, तो गवर्नमेंट जो होता है ये इन चीज़ों को जहन में रखता है। क्या बोलते हैं उसको, आरबीआई जब ये पॉलिसीज़ बनाता है तो वो इन चीज़ों को जहन में रखता है। उसको पता है कि अनएम्प्लॉयड भी इसमें वो किस तरीके से अपना जो है चीज़ों को खरीद सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं लिख रहा हूँ कंज्यूमर बेस और सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद ये तो हो गया, मैंने आपको बोला कि डब्ल्यूपीआई मेथड, मैंने आपको डब्ल्यूपीआई मेथड, होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई मेथड मैंने आपको डिटेल में बताया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। होता क्या है? ये टर्म्स पूछी जाती हैं, जितनी भी टर्म्स इन्फ्लेशन के साथ रिलेटेड हैं ये सभी टर्म्स हमें जानना डिटेल में। हेडलाइन इन्फ्लेशन, व्हेन इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग ऑल द आइटम्स इनटू द इंडेक्स इज कॉल्ड एज हेडलाइन इन्फ्लेशन। मतलब जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। किसमें? इंडेक्स के अंदर। उसको बोला जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। जो ही आप हेडलाइन देखोगे ना, आपको बोलना है जितने भी आइटम्स है सभी आइटम्स को इंक्लूड करो। जो भी बकेट के अंदर आइटम्स है उन आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है और इसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, यहां पर हम दो चीजें होती है, एक डब्ल्यूपीआई हेडलाइन, डेफिनेटली होलसेल प्राइस इंडेक्स का हेडलाइन, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स में जितने भी आइटम्स आ रहे हैं वो इसके अंदर आते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जितने भी आइटम्स लिए जाते हैं सभी आइटम्स इसके आते हैं। तो याद रखना, हेडलाइन में मतलब सभी चीजें आ जाती है। डब्ल्यूपीआई हेडलाइन की बात करेंगे, हैव बोथ फूड एंड फ्यूल आर्टिकल्स। डब्ल्यूपीआई हेडलाइन की बात करेंगे, इसमें फूड भी लिया जाता है और फ्यूल भी लिया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ? लेकिन यहां पर प्रोन टू इन्फ्लेशनरी स्पाइक बिकॉज ऑफ वोलेटिली। यहां पर क्या होता है, यहां पर इन्फ्लेशन इन चीजों में देखने को मिलता है। अब यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है, सिर्फ क्वेश्चन किस पे पूछा जाएगा, आपको इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ये एक ऐसी इन्फ्लेशन होती है जिसमें सभी ऑल द आइटम्स आर इंक्लूडेड इनटू द इंडेक्स, सभी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें डब्ल्यूपीआई हेडलाइन भी होता है, सीपीआई हेडलाइन भी होता है। और याद रखना, डब्ल्यूपीआई हेडलाइन में क्वेश्चन पूछेगा कि यार डब्ल्यूपीआई हेडलाइन में आप फूड और फ्यूल को इंक्लूड करते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल, फूड और फ्यूल भी, जितने भी चीजें आती है उसमें से फूड और फ्यूल भी इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि मैंने फूड और फ्यूल हाईलाइट क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि फूड और फ्यूल से ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसी और चीज के साथ। अभी देखो आप यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन, मैंने कोर इन्फ्लेशन बोला एक्सक्लूसिव ऑफ फूड एंड फ्यूल आइटम्स। यहां पर फूड और फ्यूल आइटम्स को नहीं लिया जाता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जहां पर फूड और फ्यूल आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। बस ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ फूड एंड फ्यूल आइटम्स बिकॉज दे आर हाईली वेरिएबल एंड डिपेंडेंस ऑन दीज आइटम्स इज वेरी हाई, रिप्रेजेंट्स लॉन्ग रन ट्रेंड इन द प्राइस लेवल। यहां पर क्या की जा रही है, ये प्राइस लेवल जो है यहां पर देखने को मिल रहा है कि प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है। बस इतना ही आपको क्या याद रखना है कि जो हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपको बोलना है एक्सक्लूसिव ऑफ फूड एंड फ्यूल आइटम्स। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफ फूड एंड फ्यूल आइटम्स, फूड और फ्यूल आइटम्स को एक्सक्लूड किया जाता है। बस इतना आपको इसमें कीवर्ड जो है याद रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, ये वोलाटाइल आइटम्स होते हैं। जो भी वोलाटाइल आइटम्स होते हैं, बोलते हैं ना, इट इज़ ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट एक्सक्लूड्स आइटम्स हैविंग वोलाटाइल प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल फूड की बात करें या फ्यूल की बात करेंगे, इनका प्राइस जो होता है वो वोलाटाइल प्राइस होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसको एक्सक्लूसिव टू क्या बोला जाता है, फूड एंड फ्यूल आइटम्स। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ फूड एंड फ्यूल आइटम्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो आपको याद रखना है, कोर इन्फ्लेशन इज मोस्ट ऑफन कैलकुलेट यूजिंग सीपीआई। बस यहाँ पर ये आपको याद रखना है, कोर इन्फ्लेशन जो होता है ये किसको यूज करता है, आपको बोलना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट, ठीक है, यूज किया जाता है। इसको कैलकुलेट जब किया जाता है, आपको बोलना है कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सीपीआई मेथड होता है। ठीक है, बिकॉज reflects relationship between price of goods and the price of the consumer general income। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हमें क्या रिलेशन बताता है, ये प्राइस ऑफ गुड्स और कंज्यूमर के प्राइस जो इसके इनकम जो होते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, जो कंज्यूमर का प्राइस जो होता है, जो कंज्यूमर का जो इनकम जो होती है और जो गुड्स का प्राइस जो होता है, तो यहाँ पर उनको क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है उन चीज़ों को। वो एक रिलेशन हमें बताया। कोर इन्फ्लेशन से हमें ये पता चलता है, क्योंकि सीपीआई मेथड जब हम करते हैं किसके लिए, कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास गुड्स होते हैं, जो भी हमें आइटम्स होते हैं, उसका प्राइस कितना है और कंज्यूमर की जनरल इनकम कितनी है, उन दो को रिलेशनशिप बताता है। इसलिए यहां पर सीपीआई मेथड को यूज किया जाता है। तो दो पॉइंट्स यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि सर हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, आपको बोलना है यहां पर जो होता है जितने भी आइटम्स होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है और इसमें इंक्लूड किया जाता है फूड और फ्यूल भी इंक्लूड किया जाता है डब्ल्यूपीआई हेड इसमें। लेकिन जब मैं कोर की बात कर रहा हूं, आपको बोलना ये कोर इन्फ्लेशन जो है इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ फूड एंड फ्यूल आइटम्स। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर ये वोलाटाइल प्राइसेस इसमें हो जाता है। ठीक है, और ये जो होता है कोर
इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम CPI मेथड का यूज़ करते हैं। और ये हमें किसके बारे में रिलेशनशिप बताता है? आपको बोलना प्राइस ऑफ फूड, गुड्स और कंज्यूमर के प्राइस के जनरल प्राइस के बारे में बताता है। आ रही बात समझ? लेकिन यहाँ पर डिसइन्फ्लेशन या इसको डिफ्लेशन बोला जाता है। डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बट द इन्फ्लेशन एट प्रेजेंट इज लो कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रीवियस पीरियड। इसमें क्या होता है? प्राइस जो बढ़ जाता है, एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी, ये प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए का प्राइस सपोज 50 रुपीज़ है, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट ए, फिर से ले लो ये प्रोडक्ट ए, यहाँ पर इसका प्राइस क्या हो गया? इसका प्राइस हो गया 60। मैंने क्या बोला? प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता, पहले इसका प्राइस था 50, अब इसका प्राइस हो गया 60। यही लिखा मैंने यहाँ पर, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बट द इन्फ्लेशन एट प्रेजेंट इज लो। लेकिन अब एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा, देखो यही ए में लेता, इस तरीके से आप समझो, ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया, ये मैंने सी लिया, ध्यान से समझो। यहाँ पर नहीं, ए मैंने लिया, सपोज मैंने लिया 2020, 2021, 2022। यहाँ पर मैंने 50 लिया इसका प्राइस, इसको मैंने यहाँ पर जो है 60 लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिया? 65 लिया। ध्यान से समझो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ़र्क कितना आ रहा है? 10 का। यहाँ पर कितना फ़र्क आ रहा है? 5 का। बोला जाता है यहाँ पर प्राइस, गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। डिसइन्फ्लेशन याद रखना, गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे पहले 50 था, फिर 60 हो गया, फिर 65 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जो इन्फ्लेशन जो होता है प्रेजेंट में, वो कम होता है प्रीवियस पीरियड से। प्रीवियस पीरियड से अगर इन्फ्लेशन आप देखोगे, सपोज यहाँ पर 10 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन 5 हो रहा है। लेकिन पिछले साल 2020 से लेकर 2021 तक 10 रुपीज़ का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर 2021 से लेकर 2022 इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन 5 ही हो रहा है। लेकिन 10 और 5 को जब कंपेयर करोगे, प्रीवियस ईयर में कम है और प्रीवियस ईयर में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था इन्फ्लेशन का, लेकिन अभी जो हो रहा है कम हो रहा है। इसको बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैंने लिखा 2011 2012 में इन्फ्लेशन 20% हो गया, लेकिन 2012 में 2013 तक इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15% हो रहा है। मतलब ये एग्जाम्पल हो गया आपको शॉर्ट में डिसइन्फ्लेशन का। इन अदर टर्म्स, दूसरा एक डेफिनेशन भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिसइन्फ्लेशन इज ए स्लोइंग इन द रेट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्या होता है? प्राइस बढ़ता है, जो प्राइस बढ़ता है लेकिन स्लो रेट से। पहले रेट क्या था? पहले मैंने बोला 20%। अगर आप देखोगे यहाँ पर 2011 से लेकर 2012 तक मैंने लिया 20%, उसके बाद 2012 से लेकर 2013 तक मैंने लिया कितना? मैंने लिया 15%। मतलब इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन रेट कम है। पहले में 20% रेट था, इसको हायर रेट, लेकिन अब इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन 15% रेट से। मतलब स्लोइंग इन द रेट। अब क्या हो जाएगा? 2013 से लेकर 2014 अगर ले लेंगे तो वहां पर 10 होगा, इसका मतलब कम हो गया। या होगा वहां पर 7, इसका मतलब फिर से कम हो गया। तो दैट मीन्स इसी को बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन। एक और पॉइंट अगर यहां पर देखेंगे, सर डिफ्लेशन का मतलब क्या है? जो आप डिफ्लेशन बोलते हैं ये क्या? आपको बोलना है व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स आर इंक्रीज्ड, ठीक, सॉरी, व्हेन प्राइस, डिफ्लेशन का मतलब व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिक्रीजेस। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट ए लिया, यही प्रोडक्ट ए मैंने लिया, फिर से मैंने प्रोडक्ट ए लिया। मैंने बात की यहाँ पर 2020 की, मैंने 2021 की, मैंने 2022 की बात की, मैंने ये हो गया। तो अब मैंने बोला कि जब गुड्स का प्राइस जो हो रहा है, सपोज यहाँ पर 50 था, यहाँ पर इसका 40 हो गया, उसके बाद मैंने 35 लिखा। मतलब पहले 50 था, फिर 40 हो गया, फिर 35 हो गया। मतलब साल बर साल क्या होता जा रहा है, टाइम टू टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? गुड्स का प्राइस पहले 50 था, अब देखो कितना हो गया, 40, फिर 35। यही लिखा, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स आर डिक्रीज्ड नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब डिफ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन जो होता है कम होना, इसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। ये याद रखना। इसको एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो यही है, नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। ठीक है, तो यहां पर लिखा मैंने इन्फ्लेशन को हो गया प्राइस का इंक्रीज होना। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? गुड्स का प्राइस डिक्रीज होना। इन्फ्लेशन का मतलब बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब कम होना। आर अपोजिट टू ईच अदर, ये अपोजिट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अपोजिट है, या इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन अपोजिट है? ठीक है, तो आपको बोलना है इन्फ्लेशन इज अपोजिट टू डिफ्लेशन, या डिफ्लेशन इज अपोजिट टू इन्फ्लेशन। ठीक है, अच्छा, यहां तक आपको समझ आया होगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। इन्फ्लेशन स्पाइरल का मतलब क्या होता है, या आप बोल सकते हो वेज प्राइस स्पाइरल।
हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन स्पाइरल की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने स्पाइरल जैसा बनाया ना इस तरीके से, ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ऐसे जिगजैग, ठीक है। वेज प्राइस स्पाइरल इसको बोलते हैं। वेज याद रखना, वेज प्राइस स्पाइरल, ध्यान से अगर आप समझोगे, एक साइड से वेज से वेज बढ़ रहा है, आप देखो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक। फिर से यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। ये मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। देखो, troubling situation does not come into knowledge in the first year. Tricky situation is very hard to control. And increase in inflation, people will ask more wages leads to inflation. So inflation spiral. देखो होता क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है। ये बोलता है जो ही इन्फ्लेशन होता है, लोग क्या करते हैं, डिमांड्स वेजेस की डिमांड करते हैं। अच्छा जी, देखो हो गया ये, फिर से इन्फ्लेशन हो गया, लोग फिर से वेजेस मांग रहे हैं, फिर से इन्फ्लेशन हो गया, फिर से वेजेस बढ़ रहा है। मतलब इन्फ्लेशन के साथ साथ वेजेस का भी बढ़ना, इसलिए बोला जाता है वेज प्राइस स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है। या इसको इन्फ्लेशन स्पाइरल का नाम दिया जाता है। ये एक ट्रबल सम सिचुएशन होते हैं, ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन होती है इकोनॉमी में कि इन्फ्लेशन बढ़ना और यहाँ से वेजेस को भी बढ़ाना। मतलब ये तो हम खुद क्या कर रहे हैं, ये ऐसी कंडीशन को हम क्रिएट करें कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ से ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, हम फिर से वेजेस दे रहे हैं लोगों को, दैट मीन्स वो फिर से पैसे खर्च कर रहे हैं, फिर से इन्फ्लेशन हो जाएगा, फिर से वो डिमांड फिर से करेंगे वेजेस का, फिर से वो और पैसे खर्च करेंगे। तो हमें तो पैसों को कंट्रोल करना है, हमें आरबीआई को इस तरीके से पॉलिसीज बनानी है कि लोगों के हाथ में कम पैसा आ जाएगा या लोन कम दिया जाए, सो दैट लोगों के पास कम पैसा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। यहाँ से ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, लोग फिर से डिमांड कर रहे हैं हाई प्राइस की, हायर वेजेस की, फिर से लोगों के पास पैसा, ऐसे समझो आप, ऐसे समझो आपको ऐसे समझ आएगा। ए पर्सन बी पर्सन सी, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी। कोई प्रोडक्ट ए इसका 5,000 5K में लिखूंगा कुछ प्राइस है, कोई प्रोडक्ट ए ये जो है इसका जो है 7K है। अब क्या हो रहा है, देखो ये हो गया सपोज 2020 में, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर इसका प्राइस जो है इन्फ्लेशन हो गया, इसका प्राइस जो है वो हो गया सपोज 10K। अब इसका जो है 10K हो रहा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो वेजेस मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर हमें पहले 15K वेजेस मिल रहा है, अब जो प्रोडक्ट हमें 5 में मिल रहा था अब हमें 10 में मिल रहा है, तो हमें भी क्या करो, वेजेस को बढ़ा दो। सपोज वो बोल रहा है हमें 25 कर दो, सपोज वेजेस फिर से बढ़ाए गए, जो ही इसको प्रोडक्ट का प्राइस 10K हो गया, इनके वेजेस 25 हो गए, फिर से इनके पास ज़्यादा पैसे, ये फिर से और कोई चीज़ फिर से डिमांड करेंगे चीज़ों की, फिर से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये यहाँ से फिर से बोलेंगे हमें 30 करो, फिर से यहाँ पर इसका 20 हो जाएगा। मतलब प्राइस के साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ वेजेस का बढ़ना, ये काफ़ी ट्रबलसम सिचुएशन होता है, ठीक है। और लोग जो होते हैं वो डिमांड करते हैं हायर वेजेस को, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। पे कमीशन इज अपॉइंटेड, हो गया ये वाला इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, आपको समझ में आई। लेकिन अब क्वेश्चन समझो, पे कमीशन, याद रखना इस पॉइंट को, पे कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी 5 to 6 years, हर 5 साल के बाद क्या होता है, पे कमीशन को बिठाया जाता है। बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज आरबीआई कैन मैनेज इन्फ्लेशन, आरबीआई मैनेज करेगा इन्फ्लेशन बट नॉट वेजेस, वेजेस आरबीआई मैनेज नहीं करता है। सिर्फ आरबीआई का मेन रोल क्या होता है, वो किसका एज ए टूल क्या यूज़ करता है, वो एज जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो टूल्स वो यूज़ करता है, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट, ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। उन टूल्स का, उन वेपन्स का यूज़ करके इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन वेजेस को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये कौन देखता है, ये पे कमीशन देखता है। इसलिए 5 से 6 साल तक के बाद हर बार पे कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। हेंस वेजेस आर इंक्रीज्ड ओनली वंस टू सेव इकोनॉमी फ्रॉम द इन्फ्लेशन स्पाइरल। वेजेस को तभी बढ़ा सकते हैं जब तक हम इकोनॉमी को जो है इन्फ्लेशन से नहीं बचा सकते हैं। मतलब इन्फ्लेशन स्पाइरल से सबसे पहले हमें इकोनॉमी को प्रिवेंट करना है, रोकना है, उसके बाद हम वेजेस इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ से इन्फ्लेशन भी हो रहा है और यहाँ से वेजेस भी डिमांड हो रही है, बिल्कुल इसका मतलब हम इन्फ्लेशन का रोकने का नाम ही नहीं ले लेते हैं। तो इस तरीके से ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती है, इसलिए पे कमीशन बनाया जाता है सो दैट वो वेज पे ऊपर ध्यान रखें और आरबीआई जो है अपना इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करें। तो दैट मीन्स जो ही एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया उसके बाद वेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है, सर ये तो बताओ इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच का मतलब क्या होता है, व्हाट, ये क्या होता है, व्हाई, क्यों ऐसा होता है, हाउ, कैसे, क्रिटिकल एनालिसिस, ये हम सब कुछ देखेंगे। ये क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है दैट इज व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। याद रखना
idea was given by Urjit Patel in Rajan's term as RBI गवर्नर। जब रंगराजन जो था वो क्या था, वो RBI का गवर्नर था, उस टाइम उर्जित पटेल ने एक आइडिया दिया है। उसने किसका आइडिया दिया? उसने बोला कि सर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन को किस तरीके से हम टारगेट करें, किस रेंज में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ना तो इससे ज्यादा होना चाहिए ना तो इससे कम। जैसे अगर इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है 6%, फिर क्या बढ़ेगा 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है, तो ये तो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1, मतलब कम होता जा रहा है। लेकिन इन्होंने बोला हम एक टारगेट रखेंगे। टारगेट क्या रखेंगे? सपोज अगर इन्फ्लेशन 4% है, 4% अगर इन्फ्लेशन, ज्यादा से ज्यादा मैक्स ये 6 तक होना चाहिए, और मिनिमम कम कितना होना चाहिए, डिफ्लेशन कितना होना चाहिए, कम कितना होना चाहिए, आपको बोलना 2 तक। अगर इन्फ्लेशन 4 है, हमें इसका टारगेट 4% रखना है, इन्फ्लेशन जो 4% तक होना चाहिए। मैक्सिमम अगर ऐसी सिचुएशन है 6 तक होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए 2। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को रखा गया +-2। +-2 का मतलब होता है 4 + 2 मतलब 6, 4 - 2 मतलब 2। इन जनरल आपको याद रखना है 2 to 6 आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्फ्लेशन टारगेट कितना रखा जाता है, आपको बोलना है इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 4 + -2 होता है। इंप्लीमेंटेशन, इसको कब इंप्लीमेंट किया गया है, ये जो टारगेट रखा गया, आपको बोलना है सितंबर 2016, याद रखना इस पॉइंट को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है किसका? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आपने सुना है नाम, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये वही देख लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, वाई, ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों इन्फ्लेशन टारगेटिंग, क्यों ऐसा क्यों करते हो आप? मॉनेटरी पॉलिसी इन मल्टीपल यूटिलिटी अप्रोच, इंक्रीज इन ग्रोथ, ठीक है, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। ध्यान क्या रखना है, इन ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन जो होना चाहिए वो कंट्रोल में रहना चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए। तब हम एक कंट्री को बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ये ग्रो कर रहा है। ये नहीं कि कंट्री में क्या हो रहा है, ग्रोथ, कंट्री में क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हम बोल रहे हैं और यहाँ से इन्फ्लेशन भी हो रहा है, उसको हम ग्रोथ नहीं बोल रहे हैं। याद रखना, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हम ग्रोथ उसी चीज़ को बोलते हैं अगर वो इकोनॉमी का ग्रो होने का मतलब, अगर ग्रोथ हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ये नहीं बोलेंगे हम कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, इसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे। इसीलिए इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया है 4 ± 2 के हिसाब से, सो दैट इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करेंगे और इकोनॉमी को ग्रो भी हम करेंगे। आई होप यहाँ पर ये बात समझ आई होगी। ओल्ड पॉलिसी यूज्ड बाय RBI, जो पहली पॉलिसी RBI ने यूज की थी वो क्या था, ठीक है, मल्टीपल यूटिलिटी अप्रोच। इन ओल्ड अप्रोच देयर वाज नॉट एनी अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीवन इफ टारगेट सेट बाय RBI इज नॉट रीच्ड, ठीक है। अगर RBI ने कोई टारगेट रखा, सपोज RBI ने रखा, ओल्ड पॉलिसी में ऐसा था कि अगर RBI ने क्या रखा, सपोज इन्फ्लेशन 8% ही होना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 8%। लेकिन अब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन इसको ध्यान रखेगा, ये था ही नहीं अकाउंटेबल किसी के ऊपर कि हाँ क्या बोल रहे इसको, अगर 9% भी हो गया, 10% भी हो गया, 20% भी हो गया, तो इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था। हाँ, टारगेट तो रखा गया 8%, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इसका मतलब इसको बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी अप्रोच में बोला जाता था कि देयर वाज नॉट एनी अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीवन, किसी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी अकाउंटेबल नहीं था इसके लिए कि जो भी RBI ने टारगेट को सेट किया होता है, अगर वो टारगेट कोई मीट नहीं करता है, कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं था। अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इन जिम्बाब्वे गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक अपॉइंटमेंट गेट्स कैंसल्ड इफ टारगेट वाज नॉट मेट। जिम्बाब्वे में एक क्या हुआ, जिम्बाब्वे, ठीक है, क्या हुआ उसमें, वहां पर क्या हुआ, जो गवर्नर था सेंट्रल बैंक का, ठीक है, द गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक अपॉइंटमेंट गेट्स कैंसल्ड। जो RBI गवर्नर का, जो RBI सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर जो था, उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई जब उसने क्या किया, जब उसने अपना टारगेट मीट नहीं किया, जो भी इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया था लेकिन वो मीट नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया, उस गवर्नर को क्या किया गया, उसको उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल की गई है। अब देखो इंडिया में क्या किया गया, फिर देखो नाउ इन न्यू अप्रोच, नए अप्रोच में क्या हुआ, गवर्नर गेव रीजंस टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हैज टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड हैज टू पास द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द पार्लियामेंट। अब जो रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट ने दी हैं कि इन्फ्लेशन टारगेट इतना होना चाहिए, ठीक है, बढ़ना नहीं चाहिए,
इसका मतलब आरबीआई गवर्नर रेस्पॉन्सिबल हैं, ये अकाउंटेबल हैं किसके लिए, आपको बोलना है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। दैट मीन अगर कोई भी इन्फ्लेशन में दिक्कत आ रही है तो उसको आरबीआई को क्या रहना है, रेस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पर आरबीआई को रेस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल रखा गया है, यही लिखा गया है। नाउ इन दिस इन न्यू अप्रोच गवर्नर गिव्स रीजंस टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड हैज टू पास द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द पार्लियामेंट, और उसको ये रिकमेंडेशंस पास करनी पड़ती है जो कि पार्लियामेंट ने दिया हुआ है। लेकिन कैसे ये करेगा गवर्नर, एक कमेटी बिठाई गई है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब देखो क्या बोला है गवर्नमेंट ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था बैंकिंग सेक्टर, लेकिन मैंने बोला आपको मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको 2-3 महीने पहले, मैंने बोला मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर क्यों उस टाइम नहीं। अब यहाँ पर एक्चुअली हमें मॉनेटरी पॉलिसी का रोल देखना है। एमपीसी होता है क्या है, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करोगे एक क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 मेंबर, कितने मेंबर्स होते हैं, सबसे पहली बात आपको याद रखना 6 मेंबर्स। अच्छा जी, 3-3 में डिवाइड किया गया है, 3 जो है 3 मेंबर्स अलग से, 3 मेंबर्स मैंने अलग से लिया। 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, और 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको जो कि आरबीआई के होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल क्या होता है, सॉरी कितने मेंबर्स होते हैं, आपको बोला सर 6 मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट और 3 जो होते हैं आरबीआई के होते हैं। अब कौन कौन से, ठीक है, एक बार जो 3 जो होते हैं जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया होता है उनको रिनॉमिनेट नहीं किया जाता नेक्स्ट टर्म के लिए, तो एक ही बार एक पर्सन को रखा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर 3 मेंबर जो थे आरबीआई के, एक इसमें आरबीआई गवर्नर खुद होता है जो चेयरमैन रहता है, और ठीक है जिसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोल सकते हो, ठीक है, और डिप्टी गवर्नर होता है। याद रखना जो 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होता है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, एक होता है गवर्नर खुद, दूसरा होता है डिप्टी गवर्नर, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय आरबीआई बोर्ड, ठीक है, और तीसरा जो होता है एक वो ऐसा पर्सन होता है जिसको आरबीआई बोर्ड नॉमिनेट करता है। याद रखना पहला होता है गवर्नर खुद, दूसरा होता है डिप्टी गवर्नर, तीसरा जो होता है एक ऐसा नॉमिनेटेड पर्सन जिसको आरबीआई बोर्ड जो है क्या करता है, अपॉइंट करता है। ये हो गया टोटल 6 मेंबर्स, और 3 गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करता है। अब देखो गवर्नमेंट इसलिए 3 मेंबर्स थे कि नजर रखने के लिए, ठीक है। अब यहां देखो टू क्यों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है, टू हेल्ड आरबीआई गवर्नर अकाउंटेबल इफ टारगेट इज नॉट मेट। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन अकाउंटेबल है, किसको पकड़ा जाएगा, आपको बोलना है आरबीआई गवर्नर जो ये अकाउंटेबल है अगर इन्फ्लेशन टारगेट जो है टारगेट मीट नहीं हुआ, मतलब +-2 के अंदर नहीं रहा ये, तो ये रेस्पॉन्स, अगर ज्यादा हो गया तो ये रेस्पॉन्सिबल, इसको जवाब देना ऐसा क्यों हो गया, कम हो गया तो इसको जवाब देना कि ऐसा क्यों हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल मीट एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, कोरम जो है 4 मेंबर्स होना चाहिए। दैट मीन्स, ठीक है, एटलीस्ट एक बार मिलना होता है किसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक बार मिलना होता है एवरी क्वार्टरली ये मिलते हैं। याद रखना ईयरली नहीं मिलते हैं या 2 साल बाद नहीं मिलते, ये क्वार्टरली मिलता है। और आपको पता होगा जो भी इन्फ्लेशन का, सॉरी जो भी रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट आ जाता है वो क्वार्टरली आ जाता है आपके पास। अब यहाँ पर देखो कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं जब कोई भी डिसीजन लेना होता है। सपोज 6 मेंबर्स हैं, 3 आरबीआई के हैं, 3 गवर्नमेंट के हैं, कोई भी डिसीजन लेना हो, फॉर एग्जांपल ये बोल रहे हैं कि कोई भी डिसीजन, सपोज कोई भी डिसीजन लेना है, लेकिन उसमें 3 जो हैं जो गवर्नमेंट के हैं और जो आरबीआई के हैं, तो इसमें क्या करना है, वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग में उस डिसीजन को लेने के लिए कम से कम 4 मेंबर जरूरी होने चाहिए। फिर वो 3 गवर्नमेंट के हो, एक आरबीआई का हो, या 2 गवर्नमेंट के हो या 2 आरबीआई के हो, या 3 गवर्नमेंट के हो, एक आरबीआई का हो, या 3 आरबीआई का हो, एक गवर्नमेंट का हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन मतलब 4 मेंबर्स का होना जरूरी है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होता है अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है, इसको कोरम बोलते हैं। या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 4 मेंबर्स का होना जरूरी है, 6 में से 4, ठीक है। माइन्यूट्स ऑफ डिटेल्स ऑफ एमपीसी विल बी प्रेजेंट इन बोथ हाउसेस। छोटी डिटेल जो होती है एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो, छोटी डिटेल क्यों ना हो, वो सभी डिटेल्स जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं एमपीसी की, जितने भी रिकमेंडेशंस है उसको कौन देता है, ये पार्लियामेंट इसको देता है क्या, इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करना। इन जो भी रिकमेंडेशंस दी जाती है, इन रिकमेंडेशंस किस लिए बाइंडिंग है, आपको बोलना है सर ये आरबीआई के गवर्नर के लिए बाइंडिंग है, ठीक है। डिसीजन ऑफ एमपीसी अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ, ठीक है,
इज ऑफ गवर्नर। जो भी एमपीसी के डिसीजंस होते हैं या अकाउंटेबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं ये सारी होती हैं आरबीआई गवर्नर की। इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है हमें देखने को मिल रहा है कि एमपीसी के बारे में आपको जानना होता है। बस एमपीसी में आपको इतना ही याद रखना है। एक आपको याद रखना एमपीसी के कितने मेंबर्स होते हैं, आपको बोलना 6। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा एमपीसी के 6 मेंबर्स होते हैं, ये बताओ कि आरबीआई के कितने होते हैं, आपको बोलना है सर आरबीआई के 3 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एमपीसी के 6 मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितने होते हैं, आपको बोलना है 3 होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा अच्छा ये बताओ कि रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल कौन होता है, किसकी अकाउंटेबिलिटी, कौन रेस्पॉन्सिबल, किसको रिकमेंडेशन को फॉलो करना पड़ता है, आपको बोलना है वो आरबीआई गवर्नर होता है। ठीक है, आ रही बात समझ। और जो भी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वो किसके सामने लाना पड़ता है, आपको बोलना है वो बोथ हाउसेज, बोथ पार्लियामेंट बोथ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। और यहाँ पर मैं एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, लोकसभा जो होता है इसको लोअर हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल भी उसको बोला जाता है। राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है, हाउस ऑफ स्टेट्स इसको बोला जाता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। तो लोकसभा लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस एल एच, देखो एल हो गया लोग, एल हो गया लोअर। और राज्यसभा इसको अपर हाउस बोला जाता है। और लोकसभा को, राज्यसभा को बोला जाता है परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि हर 2 साल के बाद क्या होता है 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। और इसका टाइम पीरियड कितना, इसके कितने प्रेजेंट मेंबर्स हैं वो आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाता है। बस इतना आपको बेसिक्स याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद कुछ क्रिटिकल एनालिसिस है। क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम इसकी देखेंगे किसकी इन्फ्लेशन की क्रिटिकल एनालिसिस, तो ये मैं आपको कल बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, कल हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम इसका क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक्स का एक अच्छा सा लेक्चर, एक अच्छा सा टॉपिक आपके सिलेबस से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स मेंशन करो। और जिसने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जिसने अभी भी पटवारी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है या जूनियर असिस्टेंट के साथ या केएस या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो जल्दी से जुड़ जाओ, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपको। हम एक बेस्ट तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग me.